हम भारत के जलवायु को समझते हैं कि भारत की जलवायु कैसा होता है। भारत के जलवायु को जब हम समझ जाएंगे कि भारत की जलवायु किस नेचर का होता है, उसके बाद ग्रीष्मकालीन मौसम होता है, उसके बाद शरद ऋतु उसकी ग्रीष्मकालीन होता है, उसके बाद वर्षा ऋतु होता है, फिर उसके बाद शरद ऋतु आता है, फिर शीत ऋतु आता है। तो ये भारत के जो मौसम क्रियाविधि है, ये मौसम क्रियाविधि के अनुसार से 4 प्रकार के मौसम देखा जाता है। भारत के मौसम कितने प्रकार से देखा जाएगा? 4 प्रकार से। अगर जलवायु के देखा जाए तो जलवायु ये टोटल 4 प्रकार से है, और ये 4 प्रकार में से खास करके जो आपका एक जो है ग्रीष्मकालीन, एक है वर्षा ऋतु, और एक है आपका शरद ऋतु, और एक शीत ऋतु। इसको बारी बारी से हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत की जो जलवायु है, जो जलवायु कैसा जलवायु है। तो भारत की जलवायु जो है वह जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब ये मानसूनी जलवायु, भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो बना है वह एक उष्ण कटिबंधीय और एक मानसूनी। बहुत सारी जगह देखेंगे कि भारत की जलवायु जो देगा वह उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु, लेकिन भारत की जो जलवायु है उसका जो नेचर है ना, वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यानी बहुत सारे बुक में समशीतोष्ण भी दे देता है, यानी कि आंशिक रूप से समशीतोष्ण भी है, इसलिए समशीतोष्ण को भी शामिल कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं, भारत की जो जलवायु होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगा। ये कैसे होगा इस बात को समझिएगा। उष्ण कटिबंधीय किसको कहते हैं? तो जैसे कि ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है, ध्यान दीजिएगा। ये उष्ण का ये क्या है? ग्लोब है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ग्लोब है पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी का ये रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ ये कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा। और इसके बाद ये जो है मकर रेखा, ये क्या है? मकर रेखा। अगर हम भारत के मानचित्र को लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम भारत की थोड़ा सा मानचित्र मैं यहाँ पर लेता हूँ, यानी कि भारत के मानचित्र को मैं ये भारत का मानचित्र, और ये जो है कर्क रेखा है, कर्क रेखा। अब होता क्या है कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। सूर्य के किरण जो होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सालों भर इसी के बीच विचलन करता रहता है। सूर्य के जो किरण जो होती है वह लंबवत जो विचलन करता है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही करता है। तो इस प्रकार से सूर्य के किरण जो एक बार लंबवत आता है वह सूर्य के ये खास करके, जैसे कि यहाँ पर 21 मार्च, एक बार अगर सूर्य के किरण जब उत्तरायण यानी कि उत्तर की ओर जाता है, सूर्य के किरण जब उत्तर की ओर होता है तो एक बार ये विषुवत रेखा पर 21 मार्च को लंबवत चमकता है। ध्यान दीजिएगा, कब आएगा? 21 मार्च को। फिर ये उत्तर की ओर जाएगा तो फिर यहाँ पर ये कहाँ पे क्या पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर, खाली मतलब क्लास में समझ के जाते हैं, घर पे नहीं पढ़ते हैं। घर पे पढ़िएगा, उसके बाद में पता चलेगा कि कंफ्यूजन क्या है। नहीं है, हम कहाँ बताए हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ना। तो 21 मार्च जो होगा वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, और यहाँ पर लंबवत चमकेगा। उसके बाद जो ये 21 जून को जो है ये कहाँ पर जाएगा? कर्क रेखा पर। तो एक बार सूर्य के किरण किधर गया? कर्क रेखा पर, है कि नहीं? और कर्क रेखा से फिर कहाँ आएगा? फिर इसी विषुवत रेखा पर आएगा कि नहीं? जब ये विषुवत रेखा पर यानी जून के बाद आएगा, जून के बाद क्या आएगा? जुलाई।
जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर को लंबवत चमकेगा। और सितंबर कितने सितंबर को? 23 सितंबर को एक बार फिर इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूरज की किरण लंबवत चमकेगा। एक बार लंबवत यहां पर चमका 0 यानी कि 21 मार्च को, 21 मार्च से कर्क रेखा, फिर ये यहाँ पर 21 जून को ये कर्क रेखा पर जाकर ये चमक गया। फिर ये 21 जून के बाद जब चलेगा तो ये फिर किधर हो जाएगा? दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा। और फिर यहाँ पर आने के बाद ये 23 सितंबर को लंबवत चमकेगा। और फिर यहाँ पर जब आएगा तो फिर यहाँ पर आने के बाद ध्यान दीजिएगा ये 22 दिसंबर को, कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। फिर 22 दिसंबर के बाद सूरज की किरण उत्तरायण हो जाएगी। और फिर इस प्रकार से ये ऐसे करके जब जाएगा 21 मार्च को चला जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर इसको देखे सूरज के किरण को, तो सूरज की किरण जो होती है ये सालों भर इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचलन करेगा। तो जिस क्षेत्र में सूर्य की किरण पड़ेगी वहां पर निश्चित रूप से ताप ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप वहां पर ज्यादा हो जाएगा। जब ताप वहां पर ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, जब वहां पर ताप ज्यादा होगा तो ताप ज्यादा होने के कारण से क्या होता है कि नीचे की जो हवा होती है वह गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। इसका कारण मैं बता रहा हूं कैसे होता है कि एक अलग मैं बताता हूं यहां पर। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 35 डिग्री अक्षांश रेखा है, ध्यान दीजिएगा, और ये भी 35 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री और ये 35 डिग्री। अब सूर्य के किरण जो होगा खास करके इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत चमकता रहता है, तो लगभग इस कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो खास करके यहाँ पर ये क्षेत्र जो होती है, ये क्षेत्र में हवाएं जो होती है, जब सूर्य के किरण अगर ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरण जब उत्तर जाएगी तो उत्तर जाने के बाद यहां पर ताप ज्यादा होगा, ताप ज्यादा होगा। जब ताप यहां पर ज्यादा होगा तो यहां पर दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब कम होगा तो हवाएं, जब दाब यहां पर कम होगा तो दाब इधर, यानी कि सूर्य के किरण इधर चला गया तो दाब इधर कम हो, यानी कि ताप ज्यादा हो गया तो दाब क्या हो गया? कम हो गया। अब इधर गया तो यहां पर ताप क्या हो जाएगा? यहां पर ताप कम हो जाएगा। ताप कम होगा तो दाब इधर बढ़ जाएगा, तो यहां पर दाब बढ़ जाएगा। तो दाब जब बढ़ेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या जाएगा? हवा। तो यानी कि ये जब सूर्य के किरण ग्रीष्मकालीन समय में, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का समय रहता है, उस समय में क्या होता है कि हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलती है। दक्षिणी गोलार्ध से, यानी ग्रीष्मकालीन समय में आप अगर देखेंगे मार्च के बाद अगर जाएंगे तो मार्च के बाद जो जाएंगे समय, तो मार्च के बाद हवाएं जो होती है वह उत्तरी गोलार्ध में चलना स्टार्ट हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध से। तो दक्षिणी गोलार्ध से हवा किधर जाएगा? इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो हवा की दिशा किधर हो जाएगा? ऐसे। हवा की दिशा कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि नहीं? हवा की दिशा ऐसे हो जाएगा। तो जैसे कि हवा इधर ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाएगा। इधर हाई प्रेशर हो जाए, इधर लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर हो जाएगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं? अब अगर सूर्य के किरण उत्तरायण होकर दिसंबर के महीना में सितंबर के बाद, यानी 23 सितंबर के बाद सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। जब ये सूर्य के किरण दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो ताप किधर बढ़ जाएगा? इधर। तो ताप इधर बढ़ेगा तो दाब इधर कम और दाब इधर ज्यादा। तब हवा जो चलेगी अब इस दिशा से इस दिशा, इस दिशा से इस दिशा, और इस दिशा से इस दिशा। लेकिन फेरल का नियम ये कहता है पृथ्वी अपने अक्षों पर यह घूर्णन करता है। पृथ्वी कॉर्योलिस बल के कारण से पृथ्वी अपने अक्षों पर यह घूर्णन करता है, और जब यह घूर्णन करेगा तो क्या होता है? हवा जो होती है इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण से दक्षिणी गोलार्ध की हवा लेफ्ट मुड़ जाता है और उत्तरी गोलार्ध की हवा राइट मुड़ जाता है। और इस प्रकार से जो मुड़ता है तो कैसे मुड़ेगा? अब ये सीधे नहीं जाकर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे,
ये ऐसे, यानी कि ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। अब ये हवा इधर से आया, इधर क्या है प्रेशर, और इधर क्या है लो प्रेशर। फिर एक क्षेत्र इधर से, ये उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए, और ये, अब इसको मैं खोल देता हूं, इसे, ये लो प्रेशर हो गया और फिर ये हाई प्रेशर हो गया। अब दोनों तरफ से हवा चलेगा, इधर से भी और इधर से ही, और यहां पर बीच में क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दोनों हवाएं एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा, और टकराकर ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब ये टकरा के ऊपर उठेगा, तो टकरा के जब ऊपर उठता है, तो ऊपर उठने के बाद ये क्षेत्र बिल्कुल लो प्रेशर का क्षेत्र हो जाता है। क्या क्षेत्र का, लो प्रेशर का क्षेत्र हो जाता है। जब दो हवाएं एक दूसरे से टकराकर सीधा ऊपर उठ गया, तो ये क्षेत्र खाली पड़ जाएगा, क्षेत्र खाली हो जाएगा, तो क्या पड़ेगा, लो प्रेशर। और जो क्षेत्र खाली होगा, उस क्षेत्र में हवाएं हमेशा भरने की कोशिश करेगा। जैसे एक एग्जांपल, एक बोतल ले लीजिए, और इस बोतल को आप मुंह में लेकर, ढक्कन को खोलकर, और इस बोतल की हवा को अपने मुंह से खींच लीजिए, बोतल क्या हो जाएगा, क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की जो हवाएं होती है, जो हवा उस बोतल में भरा हुआ था उसको आपने खींच लिया, तो ये जब खींच लिया तो हवाएं जब निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर। बोतल के अंदर में लो प्रेशर, और बाहर के वातावरण में क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवाएं किधर जाएगी, लो प्रेशर की ओर, तो बोतल को क्या कर देगा, धकेल के चिपका देगा। ऐसा होता है। पर यहां पर ये जब दो हवाएं एक दूसरे से टकराकर उठ जाता है, तो ये लो प्रेशर बन जाता है, और इस लो प्रेशर में क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा हवा एक दूसरे की ओर चलने की कोशिश करेगा। एक बात आप समझे यहां पर, तो इन क्षेत्रों में आप इस प्रकार से ये जो मौसम क्रिया विधि है, ये मौसम क्रिया विधि खास करके आप देखेंगे तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच हमेशा चलता रहता है। इस अक्षांश में हमेशा चलता रहता है, और इस अक्षांश में चला, इसका मतलब ये क्षेत्र जो है बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, खास करके अगर ये देखें तो ये क्षेत्र जो क्षेत्र होगा, ये बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। जहां पे लो प्रेशर होगा, हवा ही नहीं होगा, वहां पर बिल्कुल कंडीशन में ये क्षेत्र जो कहलाएगा वह उष्णकटिबंधीय का कहलाएगा। यहाँ पर ताप ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, यहाँ पर ताप क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो आप देखेंगे ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय आता है। और हमारा भारत जो है, हमारे भारत को देखेंगे तो ये ऐसे, तो ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है कि नहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये तो बिल्कुल उष्णकटिबंधीय हो गया। तो अब कहेंगे सर ये कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो इसका तो मानसून बदल जाना चाहिए। आपका प्रश्न ये हो सकता है, सर कर्क रेखा के नीचे तो ये मानते हैं उष्णकटिबंधीय हो गया, इसका कारण ये था, ये डीप कंसेप्ट यहाँ पर ये सब था, इसके कारण से ये गर्म क्षेत्र हो गया, और इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय कहेंगे। तो फिर हम भारत को उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों नहीं कहते हैं सर? दक्षिण उष्ण ले लेते हैं और उत्तर की ओर शीतोष्ण लेते हैं। इसका कारण समझिएगा, हमारे भारत का भौगोलिक विभाजन जो है वह हिमालय भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। हिमालय कहां पे है, तो हिमालय कहां पे है, ध्यान दीजिएगा, तो हिमालय यहां पे है, हिमालय यहां पे है। अब हवा जो चलेगा वह हवा, ठंडा हवा कहां से चलेगा, ध्रुवीय प्रदेश से। भाई ताप कहां पे, दो ही जगह पे कम होगा। आप अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ताप कम होगा, या तो पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो ताप कम होगा। प्रत्येक 165 मीटर के दूरी ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यह भी क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान रखना। हम अपने पृथ्वी के ऊंचाई से 165 मीटर जितना, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो होगा वह 1 डिग्री सेल्सियस घटते जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो पृथ्वी पर जो खास करके अगर बात करें तो तापमान में कमी 2 जगह के कारण से होगा, या तो पृथ्वी के ऊपर जाए तो ताप में कमी होगा, या तो आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ध्रुव प्रदेश की ओर जाए। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश और ये यहां पर जाएंगे तो ध्रुव प्रदेश, तो इधर जाएंगे तो ठंडा प्रदेश हो जाएगा। क्या होती है, हवाएं जो होगा वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा, तो यहां पर तापमान कम है तो यहां पर हाई प्रेशर होगा, और इधर क्या होगा,
लो प्रेशर। तो इधर से भी हवा चलेगी और ध्रुव प्रदेश से जो हवा चलेगी वह ठंडा हवा चलेगी ना, अपने साथ जो नमी प्राप्त करेगा वो क्या करेगा, ठंडा हवा। और ये ठंडा हवा जो चलता है खास करके मध्य एशिया और रूस के साइबेरिया और तिब्बत के क्षेत्र से चलता है। यानी कि तिब्बत और रूस के साइबेरिया क्षेत्र से जब हवाएं चलती है तो हवा जब इधर से ऐसे आता है तो ये भारत में प्रवेश जब करने लगता है तो हिमालय क्या है, इसका वाल का काम करता है, भाई हवा को आने ही नहीं देता है, वापस घूम जाओ, इधर क्यों ठंडा करने तुम आ रहा है, इधर आता ही नहीं है। जब वही बात आप यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप हमारे देश से ज्यादा ठंडा है, तो यूरोप के लोग जब भारत में प्रवेश करेंगे तो ठंडी के समय में तो सिर्फ गंजी पहन के घूमेंगे। आपको लगेगा भाई कैसा आदमी है, ठंडा नहीं लगता है। वह उस वातावरण में रह चुका है, वह अडेप्ट कर चुका है कि उसके पास इतना ज्यादा ठंडा है कि हमारे यहाँ ठंडी को वह ठंडा नहीं समझता है। इसका कारण यही है। तो एक यानी कि जो ठंडा हवा जो आती है वह हिमालय को पार नहीं करने के कारण से ये क्षेत्र को उतना ठंडा नहीं कर पाता है, ये क्षेत्र को उतना ठंडा नहीं कर पाता है। फिर भी बोलते सर ये तो रोक देता है बिल्कुल, तो ठंडा तो हमको थोड़ा बहुत लगता है, वह ठंडा भी लगता है, क्यों लगता है वह भी कारण बताएंगे। अब इधर से हवा नहीं आता है तो इधर से आ जाता है जेट स्ट्रीम, और हमारे इस मानसून को ठंडा टाइप से जो बनाता है वह पछुआ पवन बनाता है, पछुआ धारा बनाता है जेट स्ट्रीम, जो कैस्पियन सागर भूमध्य सागर से हवा उठ के हमारे भारत को ठंडा कर देता है। जबकि ठंडा करना चाहिए साइबेरिया प्रदेश, रूस से चलने वाली हवा नजदीक में था लेकिन दूर का हवा ठंडा करता है। हम कहते हैं कि इस प्रकार से हमारा भारत जो है क्या है, ये भारत जो है ये पूरे के पूरे उष्ण है, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय। अब हमने क्या बताया, जलवायु कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये आपने सिर्फ इतना ही समझा, मानसूनी अभी नहीं समझा। भारत की जलवायु आपने अभी समझा कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, आपने मानसूनी जलवायु अभी नहीं समझा है। और ये मानसूनी क्लास 2-3 क्लास चलेगा। इस मानसून को समझने के लिए